हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 में। ठीक है, तो हमने जो पीछे टॉपिक स्टार्ट किया था प्रीवियस वीडियो में, वो स्टार्ट कर दिया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती, उसे हम क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है टोटल। रिलेटिव लॉगरिथम इन वेपर प्रेशर फ्रॉम राउल्स लॉ, एंड depression in freezing point, elevation in boiling point, and the last is osmotic pressure। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी तो हम पढ़ चुके थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन रिलेटिव लॉगरिथम इन वेपर प्रेशर। ठीक है, फ्रॉम राउल्स लॉ एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दो पॉइंट हम पढ़ चुके थे। आज जो हमें पढ़ना है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब नेम से ही कुछ अंदाजा लग रहा है, डिप्रेस यानी कि एक तरीके से कब हो जाता, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फर्स्ट आपको क्या क्लियर होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा भाई? ये तो फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ कम होने वाला है, तो पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? वो टेम्परेचर, वो पॉइंट, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल आ जाएगा। मतलब सॉलिड सब्सटेंस का वेपर प्रेशर लिक्विड सब्सटेंस के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। सिंपल सा आपको अगर लॉजिक याद हो तो आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर किस स्टेट में होता है। आपसे अगर कभी क्वेश्चन आपने पढ़ा हो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं आपको, ये पूछा जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर दोनों फेजेस में होता है, वो सॉलिड फेज में भी होता है और लिक्विड फेज में भी होता है, यानी वो एक चेंजिंग स्टेट है, उसमें वो कंप्लीट सॉलिड में नहीं है, कंप्लीट लिक्विड में नहीं है। तो 0 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है फॉर वाटर जहां पर उसका लिक्विड सब्सटेंस, लिक्विड वाटर का जो टेम्परेचर, जो सॉरी वेपर प्रेशर है, वो इक्वल होगा आइस के वेपर प्रेशर के। ठीक है, तो लिक्विड सब्सटेंस का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल आ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ द टॉपिक इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। व्हाई दिस हैपन? द मेन रीजन इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आपने एक बात नोटिस नहीं करी शायद, मुझे जो लगता है, या फिर नोटिस किया तो और अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करी उनके लिए बता देता हूं मैं। अगर आपने थोड़ा गौर किया हो तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो लिंक करती है किससे? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से। ठीक है, अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो होता है उसमें क्या होता है कि वो क्या करता है? कुछ सरफेस घेर लेता है, बॉन्ड बनाने में मुश्किल पैदा करता है, काइंड ऑफ कि वो एक तरीके का वायरस है। ठीक है, प्रॉपर्टीज के लिए, आइडियल बिहेवियर के लिए वायरस है, जो होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा। ठीक है, तो आपने बॉइलिंग पॉइंट में क्या पढ़ा था भाई कि वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो आपको एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ती है। अब दिमाग लगाओ, अगर वेपर प्रेशर कम हो गया, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है एक ऐसा पॉइंट जहां पर उसका वेपर प्रेशर सॉलिड वाले के इक्वल हो जाए। तो ये क्या करता है? वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। कैसे डिक्रीज करता है? चलो देखते हैं ध्यान से, ये ग्राफ के थ्रू समझेंगे। ठीक है, ये प्रेशर को दिखाता है और ये आपको दिखाता है टेम्परेचर को। ठीक है, और ये जो लाइन है, दिस लाइन रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट, सॉलिड। ठीक है, सॉलिड स्टेट यानी फ्रोजन कह सकते हो आप। सॉलिड स्टेट को दिखाएगी, किसकी सॉलिड स्टेट को? एक बार हम प्योर वाले के लिए देखेंगे, मतलब सॉल्वेंट के लिए, एक बार हम सॉल्यूशन के लिए देखेंगे। तो ये एक तरीके की लाइन है, ये है सॉल्वेंट की लाइन। ठीक है, सॉल्वेंट जिस पॉइंट पर इसका वेपर प्रेशर सॉलिड वाले के इक्वल हो जाएगा, सॉलिड स्टेट वाले के, उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। यहां पर नोट लगा हुआ, दैट मींस प्योर। ठीक है, अगर आपने सॉल्यूशन जैसे ही सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो यही पॉइंट कहां बनता है बेटा? थोड़ा सा और नीचे, दैट इज दिस, ये हो गया TF। ये किसके लिए बेटा? सॉल्यूशन के लिए। ये है सॉल्वेंट की लाइन, इसको नाम देते हैं हम A B, इसको नाम देते हैं C D। तो देखो AB जो है
वो कौन सी लाइन को दिखाता है? सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को। ठीक है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। CD जो लाइन है वो दिखाता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। और लाइन AC जो है वो दिखाती है टेम्परेचर और पॉइंट्स एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड will be same। ठीक है, तो ऐसे टेम्परेचर या पॉइंट को दिखाते हैं जहां पर वेपर प्रेशर और जो वेपर प्रेशर है लिक्विड और सॉलिड स्टेट का क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। ठीक है, ये सॉलिड है, इस पर आपका सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर है। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट का है। ठीक, तो ये तीनों लाइन है, इसके थ्रू आप देख सकते हो भाई इसका है TF नोट, इसका है क्या है? TF है। अब आपको एक पॉइंट मैंने पहले बताया था कि डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की जो डेरिवेशन है बिल्कुल डिट्टो सेम, बिल्कुल सेम है बॉइलिंग पॉइंट की तरह, कोई फर्क नहीं है। बस थोड़ा सा एक पॉइंट सा फर्क आएगा, क्या कि यहां पर भी आप क्या लिखोगे? डेल्टा TF, दैट मींस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन है तो इसका मतलब है पहली बात तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोलार कंसंट्रेशन के। ठीक है, मोलारिटी जितनी ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा वहां पर डिप्रेशन आएगा। ठीक, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाया, क्या आ जाएगा बेटा? KFM। इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, क्रायोस्कोपिक। वो वाला बिलोस्कोपिक था, ये क्रायोस्कोपिक, या फिर आप इसे मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, अब जरा पॉइंट देखते हैं हम कि डेल्टा TF का मतलब क्या है। इसका मतलब है डिप्रेशन हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हुआ है, तो पहले जो फ्रीजिंग पॉइंट था TF नोट माइनस में TF। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट वाले में याद हो तो केस क्या आता था कि TB माइनस TB नोट, क्योंकि उसमें एलिवेशन हुआ है तो बड़ा है, ये बड़ा है। ठीक है, और यहां पर ये घटा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है। ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि जो टेम्परेचर ज्यादा है उसमें से छोटे को माइनस कर दें। ठीक, तो इसमें क्या हुआ बेटा? बढ़ा है, इसमें डेल्टा TB वाले यानी कि एलिवेशन वाले में बढ़ा है तो TB माइनस TB नोट। ठीक है, इसमें घटा है तो इसलिए TF नोट माइनस TF। ठीक, अब आपकी डेरिवेशन बिल्कुल डिट्टो सेम है, डेल्टा TF KF M मतलब मोलैलिटी। अगर हम सोल्यूट को दिखाते हैं, W1 से, सोल्यूट को दिखाते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ और सोल्यूट और इधर लिख देते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, इसके लिए यूज करेंगे हम गिवन मास W2 W1, मोलिकुलर मास M2 और यहाँ पर M1। ठीक है, W2 M2 W1 M1 ये है इनके गिवन मास और ये है इनके मोलर मास। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे? KFM। मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज W1। डिट्टो सेम है। अब डेल्टा TF की वैल्यू यहां से किसके इक्वल आ जाएगी? KF क्रॉस में W2 M2 इनटू में W1। ठीक है, ये कब है? अगर आपका जो वेट है वो किस में दे रखा है? केजी में। अगर केजी में नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3, और इसको 10 टू द पावर 3 ना लिख के 1000 लिख दो, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि ये नंबर पे डिपेंड कर रही है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। कुछ भी इसमें से ऐसा नहीं जो नेचर है, सब नंबर है। ठीक है, मोलैलिटी भी नंबर पे डिपेंड करती है। इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक, आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे बताओगे? पहले आप बताओगे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फिर उसके बाद बताओगे डिप्रेशन किस वजह से, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से, फिर आप ये ग्राफ ड्रॉ करोगे, देन फिर आप ये छोटे से डेरिवेशन करके दिखाओगे। ठीक है, ये नहीं है कि थ्योरेटिकली आपको बहुत ज्यादा कुछ लिखना पड़ता है, जस्ट आप पॉइंट टू पॉइंट अपने आंसर को एक्सप्लेन करो, आपको पूरे नंबर मिले। ठीक, नंबर से ज्यादा कंसेप्ट के पीछे भागो, बाकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे चीजें और इजी होती जाएगी। नेक्स्ट है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर।
ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमारी लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसको समझने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स और समझने पड़ेंगे, दैट इज डिफ्यूजन वर्सेस ऑस्मोसिस। ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, 9th में भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, जरा हम समझते हैं। अगर एक बीकर है, ठीक है, अब मान लो सॉल्वेंट है, ठीक है, आपने क्या किया, ऊपर से सोल्यूट ऐड कर दिया, सोल्यूट यहां ऐड किया, जरा हम कलरफुल बना देते हैं सो दैट कि आपको समझने में इजी हो, ठीक है। मान लिया थोड़ा बहुत सोल्यूट पहले प्रेजेंट था, आपने सोल्यूट ऐड कर दिया बहुत सारा। अब क्या होगा कि सोल्यूट पार्टिकल विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, दिस इज हायर कंसंट्रेशन, एंड द रेस्ट पार्ट इज considered as lower concentration. The solute particle will move from higher concentration to lower concentration. Example है, उजाला डालते हैं, 2 बूंदों वाला उजाला, ठीक है, आपने पानी में डाला, पूरा पानी नीला कर डाला, क्या होता है, जिस पॉइंट पर गिरा है वहां कंसंट्रेशन ज्यादा, धीरे धीरे वो पूरे के पूरे जो भी आपने सॉल्यूशन लिया है, या फिर आप उसे कह सकते हो पूरे पूरे वाटर में वो एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है। तो डिफ्यूजन में सोल्यूट पार्टिकल मूव करते हैं, कहां से कहां, पॉइंट यहां पर नोटिस कर देना, सोल्यूट पार्टिकल कहां से कहा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यही मेन है। इतना समझ गए आप इसका तो इन दोनों में पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ऑस्मोसिस जबकि क्या है, ऑस्मोसिस में अगर हम समझे तो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों में सबसे पहले डिफरेंस कि इसमें एक एसपीएम चाहिए, दैट इज एसपीएम, दैट मींस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर आपने सुना होगा कभी कि उसके अंदर मेम्ब्रेन होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसको परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। यानी वो कुछ कुछ पार्टिकल्स को ही परमिशन देते हैं, इट्स काइंड ऑफ की चाय छानने की तरह है, ठीक है। अब आपको दिमाग लगाना है कि चाय छानने में से अगर कभी आपने चाय छानी हो तो सोल्यूट क्या है जो कम है, चाय पत्ती कम होती है, तो चाय पत्ती रह जाती है और कौन मूव कर जाता है, सोलवेंट मूव कर जाता है, चाय मूव कर जाती है। यहां पर भी यही केस है, क्या होता है जरा समझेंगे इसे, ठीक है। ये है यहां पर एक प्रेजेंट है, ठीक, बड़ा अच्छा लग रहा है देख के, आप जरा इसको देखिए, ठीक है। आप क्या देख रहे हो, ये जो पिंक वाला मार्कर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, पिंक जो डॉट्स है दिस इज फॉर सोल्यूट एंड ब्लैक डॉट्स आर फॉर सॉल्वेंट, ठीक है। अब क्या है कि सोल्यूट जो अब इसमें से इस मेम्ब्रेन में से सोल्यूट मूव नहीं कर सकता क्योंकि सोल्यूट के पार्टिकल साइज में बड़े हैं, तो कौन मूव करेगा, सोल्वेंट मूव करेगा, सोल्वेंट मूव करेंगे किधर से किधर, सोल्यूट की हायर कंसंट्रेशन से, सोल्यूट की उल्टा बोलते हैं, सोल्यूट की लोअर कंसंट्रेशन से सोल्यूट की हायर कंसंट्रेशन की तरफ ये मूवमेंट लेंगे, उल्टा, इसका उल्टा, ठीक है। यहां पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, कम, सोल्वेंट कहां मूव करेगा, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट मूव करेगा, ठीक है। इसको कैसे समझ सकते हैं, जरा इसको समझते हैं किसमिस से। तो अगर किशमिश को रात भर आप पानी में रखते हो तो फूल जाती है, तो आपने कभी दिमाग लगाया हो, कई बार लगाया होगा, ये है हमारी किशमिश और ये पूरा जो है आसपास क्या है, वाटर प्रेजेंट है, उसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, अंदर सोल्यूट पार्टिकल बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। पानी कहां से कहां मूव कर गया, बाहर से अंदर की तरफ, यानी किधर से किधर मूव करके गया, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, तभी तो वो जो किशमिश है वो स्वेल कर जाती है, रेजिन्स क्या कर जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं रात भर में। तो इसमें क्या होता है, पॉइंट जरा समझेंगे इसे हम कि यहां लिख देता हूं मैं, इजी है, सोलवेंट मूव करेंगे कहां से कहा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, इसमें कहां मूव कर रहा था सोल्यूट, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। कई लोग इसे क्या बोलते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं,
यहाँ पर भी हायर टू लोअर जा रहा है, यहाँ पर भी हायर टू लोअर जा रहा है, बस फर्क क्या लगाना है, सोलवेंट की कंसंट्रेशन देखोगे तो सोलवेंट की हायर टू लोअर जा रहा है। कैसे सर? देखो जहां सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी वहां सोलवेंट की ज्यादा होगी, और जहां सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां पर सोलवेंट की कम होगी। इतना ही तो फर्क है। ऑब्वियस सी बात है, जहां पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां सोलवेंट कम माना जाएगा, और जहां सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है वहां सोलवेंट ज्यादा माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या दिमाग में रख लेते हैं कि सोलवेंट मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वो मूव करता है। देख रहे हो, यहाँ पर सोलवेंट की कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ पर सोलवेंट की कंसंट्रेशन कम, बट हम इसको सोल्यूट के टर्म में ही डील करेंगे कि सोल्यूट की लोअर कंसंट्रेशन से सोल्यूट की हायर कंसंट्रेशन की तरफ ये मूवमेंट लेता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ठीक है, पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। इसमें सोल्यूट मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। दिमाग में रखना है इसमें कौन मूवमेंट लेता है? सोल्यूट। डिफरेंसेस है, इसमें सोल्यूट मूवमेंट लेता है, इसमें कौन मूवमेंट लेता है? सोलवेंट मूवमेंट लेता है, और इसमें सोलवेंट अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर मूव करता है, और इसमें सोल्यूट जो सोलवेंट है वो सोल्यूट की लोअर कंसंट्रेशन से सोल्यूट की हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। ठीक है, याद रखने का तरीका यही है, किसमिस वाला पॉइंट याद रखना, ये हमेशा याद रहेगा, और इसके लिए अपना उजाला वाला पॉइंट याद रखना। ठीक है, दोनों पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाए। अब डिफरेंस एक और क्या है, इसमें एसपीएम चाहिए होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए होती है, इसमें एसपीएम नहीं चाहिए होती। ठीक है, इसमें सॉल्वेंट पार्टिकल की मूवमेंट नहीं, इसमें सॉल्वेंट पार्टिकल की मूवमेंट है। ऑस्मोसिस को रोका जा सकता है, बट आप डिफ्यूजन को नहीं रोक सकते। ठीक है, और ऑस्मोसिस जो है वो लिक्विड्स में होता है, सॉल्यूशंस में होता है, जबकि डिफ्यूजन गैसेस में भी हो सकता है और लिक्विड में भी हो सकता है, मतलब फ्लूइड्स में हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये पॉइंट्स थे कुछ ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के डिफरेंस के। अब जरा समझते हैं ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ठीक, होता क्या बेटा, इसको आप एक बीकर में इसको ऐसे ना क्लोज कर दो कंटेनर में। ठीक है, और यहां हमने लगा दिया एक पिस्टन, और ऊपर से हम अप्लाई करेंगे प्रेशर। ठीक है, सो द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टॉप द ऑस्मोसिस, रिवर्स डायरेक्शन में लगाना होगा आपको। ठीक है, जिस भी तरफ मूवमेंट हो रही हो उसके रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये पिस्टन यहां ना बना के हमें किधर बनाना पड़ेगा, जरा मूवमेंट की तरफ बना लेते हैं। ये मूवमेंट इस तरफ है, ये क्या है आपका पिस्टन। ठीक है, अब आप ऊपर से प्रेशर लगाते हो। ठीक है, तो बेटा मूवमेंट थी सोलवेंट पार्टिकल की इस तरफ से इस तरफ। सोलवेंट पार्टिकल कहां से कहां मूव कर रहे थे? इस तरफ से इस तरफ मूवमेंट ले रहे थे। अब पॉइंट क्या है कि जैसे ही आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, वो एक तरीके से मूवमेंट को रोकने की कोशिश करेंगे, इस मूवमेंट को रोकने की कोशिश करेंगे। काइंड ऑफ ऐसा है कि अंदर आना चाह रहे हो, पर क्या हो रहा है, इस तरफ से प्रेशर लग रहा है, वो प्रेशर क्या कर रहा है, उसको इसमें से पास होने नहीं दे रहा। ठीक है, तो प्रेशर तो आप कितना भी लगा सकते हो, बट हमने कहा मिनिमम, वो मिनिमम प्रेशर जिसको अप्लाई करते ही यहाँ पर ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाए, उल्टा ना हो। अगर उल्टा हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टॉप द ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो मिनिमम प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड इट इज डिनोटेड बाय पाई। ठीक है ना, डेरिवेशन इज बहुत सिंपल डेरिवेशन है। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी कंसंट्रेशन, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी दैट इज टेंपरेचर। कंबाइन करके क्या लिखोगे? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। ठीक है, सो पाई इज इक्वल्स टू सी टी एंड कांस्टेंट इज आर, दैट इज गैस कांस्टेंट। और सी का मतलब बेटा क्या होता है? N by V, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये वैल्यू बन गई पाई इज इक्वल टू N V R T। अब इसमें से कुछ भी नेचर पे डिपेंड नहीं करता, R गैस कांस्टेंट है, T टेंपरेचर है, V वॉल्यूम है, और N वहां पर मोल्स ऑफ सोल्यूट है। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, पाई इज इक्वल टू N by V R T। ये हमारा हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज क्या है? देखो बड़ा अच्छा यूज है। अब जरा इसको समझेंगे। अगर आपको पता हो, देखो अगर ये पानी साफ होता और ये पानी गंदा होता और नॉर्मल ऑस्मोसिस चल रहा होता, तो पानी जहां साफ है वहां पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और वो किस तरफ मूव कर रहा है?
गंदे पानी की तरह, क्योंकि वहां सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यही हमने पढ़ा भी। बट अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर लगाते हो तो पहली बात तो स्टॉप हो जाएगा, और अगर आपने उससे जैसे ही ज्यादा लगाया तो मूवमेंट कहां हो जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में। और इससे क्या हो जाएगा कि वाटर मूव करेगा, सॉल्वेंट मूव करेगा ना, तो सॉल्यूट यही रह जाएगा, सॉल्वेंट मूव कर जाएगा फ्रॉम लोअर, उल्टा हो जाएगा, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, और इससे क्या होगा, आपका जो पानी है वो प्योर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज एन एप्लीकेशन